सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एक और ज़िंदगी कहानी का डिस्कशन करेंगे। कंसेप्ट विवरण लेंगे उस कहानी का, ताकि जो फ्रेशर्स हैं वे इस कहानी को अच्छी तरीके से समझ सकें और ये जान सकें कि किस तरीके से इस कहानी को अप्रोच करना है। और साथ ही जो आज का प्रश्न दिया गया था प्लेटफॉर्म पर, डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर, कि एक और ज़िंदगी कहानी के मर्म का प्रतिपादन करें, तो वो भी इसी कहानी से ही जुड़ा हुआ है। तो जब आप इस कहानी के डिस्कशन को समझ लेंगे तो उस उत्तर को किस तरीके से अप्रोच करना है आपको ये चीज़ समझ में आ पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और ज़िंदगी कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। देखिए, इस कहानी को मोहन राकेश जी ने लिखा है। मोहन राकेश जी की एक और रचना आपके पाठ्यक्रम में, यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। तो जब हम लोग नाटक का डिस्कशन करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि वो आषाढ़ का एक दिन क्या कहना चाहता है। और वो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, लेकिन अभी हम इस पर फोकस करते हैं कि एक और ज़िंदगी कहानी आखिरकार कहना क्या चाह रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसके पात्रों को समझिए, जो इसके प्रमुख पात्र हैं। इसमें सर्वप्रथम जो प्रमुख पात्र है, जिसके इर्द गिर्द, या जिसे कहना चाहिए सेंट्रल कैरेक्टर जो है, वो है प्रकाश। ठीक है। दूसरा जो प्रमुख कैरेक्टर है वो उसकी पत्नी है, उसका नाम है बीना। और इन्हें यही दोनों प्रमुख रूप से कैरेक्टर हैं इस कहानी के अंतर्गत। इनका एक बेटा है जिसका नाम है पाशी या पलाश, इसे प्यार से वो पाशी कहते हैं। हालांकि वो इतना मुख्य कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए एक अन्य कैरेक्टर है इस कहानी के अंतर्गत, पाशी। और साथ ही साथ प्रकाश का एक दोस्त है। ये अन्य गौण कैरेक्टर है, ज़्यादा मुख्य नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी में इनकी भी भूमिका है। प्रकाश का एक दोस्त है जिसका नाम है जुनैजा, और साथ ही एक अन्य लड़की है जिसका नाम है निर्मला। तो देखिए, प्रकाश और बीना की शादी हो चुकी है और दोनों का एक बच्चा भी है, पाशी। लेकिन इन दोनों में जमती नहीं है आपस में, और ये दोनों साथ रहते नहीं हैं। शादी के पश्चात से ही, जैसे ही शादी हुई थी उसी के ठीक पश्चात, उसके पश्चात से ही कई सारी समस्याएं सामने आने लगी दोनों के जीवन के अंतर्गत। बीना काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है, प्रकाश से ज़्यादा कमाती भी है, नौकरी भी करती है, कमाती भी ज़्यादा है। प्रकाश को इसी से चिढ़ होती है क्योंकि बीना उसकी बात यदि गलत है तो मानती नहीं है। प्रकाश को लगता है कि वो अपनी बातों को ठीक ठाक तरीके से यदि वो बिना पर चाहता है कि बिना उसकी बातें माने, तो वो उसे मनवा नहीं पाता है, और प्रकाश को इसी का ही गुस्सा आता है। और ऐसे ही में दोनों में काफ़ी अनबन होती है, और इसी के पश्चात बीना जो है वो प्रकाश को छोड़कर चले जाती है। अब बीना और जो पाशी हैं वो दोनों अलग रहते हैं, और प्रकाश अलग रहता है। प्रकाश अब चाहता है कि उसकी पुनः शादी हो जाए। काफ़ी असमंजस में रहता है कि वो दूसरी शादी करे कि नहीं करे, लेकिन कुछ महीने या कुछ वर्ष हो जाने के पश्चात उसे लगता है कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो ये भी चाहता है कि जब वो दूसरी शादी करे तो ऐसी पत्नी आए जो ठीक बीना के विपरीत हो, यानी कि जिस पर वो अपनी धौंस जमा सके, जिस पर यदि वो कुछ बात कहे तो वो उसकी पत्नी उसे अमल में लेकर आए, उसकी बात मान ले चुपचाप तरीके से। प्रकाश अब ऐसी पत्नी चाहता है, ठीक बीना के विपरीत, यानी कि बीना के अपोजिट होनी चाहिए। तो क्या होता है, उसका दोस्त होता है जुनैजा, और जुनैजा बोलता है कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। उसकी बहन होती है निर्मला। तो प्रकाश यहाँ पर निर्मला से दूसरा विवाह कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है प्रकाश को कि निर्मला जो है वो मानसिक रूप से ठीक स्थिति में नहीं है। वो बार बार खुद को सती स्त्री कहती है, और प्रकाश अब इस से भी तंग हो जाता है। और कुल मिला के प्रकाश अब ये फैसला लेता है कि वो भाग जाएगा। वो घर से भाग जाता है, घर से अब अलग रहता है। वो निर्मला के साथ भी नहीं रह रहा है, अलग रह रहा है। और जिस जगह पर अब रहता है वो, वहीं पर उसे एक दिन बीना और पाशी दिखते हैं। दोनों छुट्टी मनाने आए हुए हैं। प्रकाश पाशी को कुछ दिनों के लिए, या यूं कहें कि प्रत्येक दिन वो कुछ घंटों के लिए पाशी को अपने पास रखता है, और ऐसे 2 या 3 दिन वो पाशी के साथ रहता है कुछ घंटों के लिए। तो ऐसे में प्रकाश का जो पिता बनने की चाह है
वो पुनः एक बार जागृत होती है, उसे लगता है कि उसे वापस परिवार में रहना है, लेकिन वो उस फैसले पर अब वापस नहीं आ सकता क्योंकि बीना अब उससे अलग है, पाशी भी अब उससे अलग रहता है, और दोनों अंत में छुट्टियां मनाकर चले जाते हैं और प्रकाश वहीं पर अकेला रह जाता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यही कहानी का कुल मिलाकर कहानी इतनी सी ही है। तो आखिरकार फिर मोहन राकेश जी इस कहानी के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मोहन राकेश जी ने इस कहानी के माध्यम से ये चीज़ दर्शाने की कोशिश की है कि जब स्त्री का सशक्तिकरण हो रहा है तो उससे पारिवारिक बिखराव कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मोहन राकेश जी स्त्री सशक्तिकरण के विरुद्ध हैं या फिर नारी शिक्षा के विरुद्ध हैं। वो बस ये चीज़ दर्शा रहे हैं कि पारिवारिक बिखराव किस तरीके से आ रहे हैं। उन्होंने ये समस्या जताई है। दूसरी समस्या उन्होंने ये भी बताई है कि जो इस कहानी का शीर्षक है कि एक और ज़िंदगी, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही जीवन है और उसी में ही उसे अपने सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सारे प्रयोग इसी जीवन में करने हैं और उन्हीं प्रयोगों को जीना भी है। तो जैसे कि प्रकाश को यदि आप यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में देखें तो प्रकाश के पास एक ही जीवन है। प्रकाश यहाँ पर बीना से भी शादी करता है, प्रकाश यहाँ पर निर्मला से भी शादी करता है, लेकिन उसका जीवन फिर भी ठीक ठाक या सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। तो प्रकाश के मन में हमेशा से ये बात आती है कि क्यों उसके पास एक और ज़िंदगी जीने का मौका नहीं है। वो एक और ज़िंदगी जीना चाहता है वहाँ जहाँ पर वो सब चीज़ें ठीक तरीके से कर सके, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। तो यही मोहन राकेश जी ने इस चीज़ का, इस कहानी का सार इन शब्दों में बताया है कि व्यक्ति चाहता तो है कि उसको एक और ज़िंदगी मिले, लेकिन वो ज़िंदगी उसे एक और नहीं मिल पाती है और एक ही जीवन है, उसी में सारे प्रयोग भी करने हैं, उसी में सारा जीवन जीना भी है। तो पारिवारिक बिखराव दिखाया है, जीवन दिखाया है कि जीवन किस तरीके से आपके पास एक ही है। इसी तरीके से उन्होंने एक और बात बताई है कि जब व्यक्ति के जीवन में चीज़ें उसके अनुरूप नहीं होती, उसकी चाह के अनुरूप नहीं होती है, तो निरर्थकता बोध उसके मन में समाहित हो जाता है। यानी कि जीवन से ही कुल मिलाकर एक प्रकार की उदासीनता मन के अंतर्गत ग्रसित हो जाती है, जहाँ पर जीवन जीने की चाह ही नहीं है। ये निरर्थकता बोध है। इस निरर्थकता बोध को ही हम लोग व्यक्तित्व विखंडन के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब आपके मन में ही उदासीनता आ जाएगी कि जीवन जीना ठीक ही नहीं है, जिस जीवन की चाह की थी वो जीवन मिल ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे में ही आपको जो चारित्रिक टूटन या व्यक्तित्व विखंडन होता है उसे दर्शाने की कोशिश यहाँ पर मोहन राकेश जी ने की है। यही कुछ समस्या मध्य वर्ग या आप वर्तमान समय में देखेंगे तो मध्य वर्ग भी कुछ इसी प्रकार की समस्या से गुजरता हुआ दिखेगा आपको। और एक आखिरी समस्या जो मोहन राकेश जी दिखाते हैं वो है मध्य वर्ग में अनिर्णय की समस्या। उदाहरण के स्वरूप में प्रकाश कई महीनों कई वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी वो ठीक ठाक तरीके से ये फैसला नहीं ले पाता है कि क्या वो उसे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं। और काफ़ी महीनों काफ़ी वर्षों के पश्चात प्रकाश को लगता है कि ठीक है, वो अब दूसरी शादी करने के लिए तैयार है और इसी के पश्चात वो निर्मला से शादी करता है। तो ये अनिर्णय की जो समस्या है केवल वो प्रकाश के अंदर ही नहीं है, वो हर मध्य वर्ग के अंतर्गत वो समस्या नज़र आती है। क्योंकि यदि जैसे आपको याद होगा पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि जो कहानी थी टूटना, उसका जो प्रमुख पात्र है किशोर, वो एक पंक्ति कहता है कि लीना जिस वर्ग से संबंध रखती है उस वर्ग की एक खासियत ये होती है कि वो स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियों का नियंत्रण उनके हाथ में होता है। तो परिस्थितियों का नियंत्रण किनके हाथ में होता है? जो कि काफ़ी उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं। लेकिन जो मध्य वर्ग से संबंध रखते हैं उनके जीवन में ये सुविधा नहीं होती कि परिस्थितियाँ उनके हाथ में, वह परिस्थितियों के अनुरूप ही चलते हैं और इसी कारण से एक अनिर्णय की समस्या बनी रहती है। ये आपने भी अपने जीवन में ज़रूर महसूस किया ही होगा कि कई बार आपके समक्ष दो चॉइसेस होती हैं, लेकिन आप उसी में उलझ के रह जाते हैं कि किस चॉइस को चुने और किस चॉइस को नहीं। तो ये जो अनिर्णय की समस्या बनी रहती है उसी चीज़ को मोहन राकेश जी ने दर्शाया है। तो जब आप यही इस कहानी का मर्म है और यही मोहन राकेश जी समझाना चाह रहे हैं। तो जो आज का प्रश्न था, अब आप उसे हल कर पाने में मुझे लगता है काफ़ी सहूलियत महसूस करेंगे। जो पूछा गया था कि मर्म का प्रतिपादन कीजिए, तो आपको इंट्रोडक्शन में बताना है कि मोहन राकेश जी
इस कहानी के माध्यम से, या तो आप कहानी को केवल एक या दो पंक्तियों में समीक्षा के रूप में लिख दीजिए, या आप ये बताइए कि मोहन राकेश जी कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहे हैं। वो वही मध्य वर्ग की समस्या को दर्शाना चाहते हैं जिससे वर्तमान समय में भी यह वर्ग गुजरते हुए नज़र आता है, जैसे कि पारिवारिक बिखराव या फिर नारी सशक्तिकरण के चलते किस प्रकार की चिंताएं उभरती है किसी परिवार के अंतर्गत, वो सारी चिंताएं मोहन राकेश जी ने दर्शाने की कोशिश की है। इसके पश्चात आप बता दीजिए जो अभी हमने डिस्कस किया है कि क्या मोहन राकेश जी ने इस कहानी के अंतर्गत समझाने की कोशिश की है, वो समझा दीजिएगा। और साथ ही साथ आप उसके एग्जाम्पल देते जाइए कहानी में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं एक या दो लाइंस के अंतर्गत। और उसके पश्चात या तो आप यहाँ पर साथ ही साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करवाइए कि आप कंपैरिजन में, जैसे अभी हमने टूटना डिस्कस किया, आप वो बता सकते हैं, या प्रेमचंद की अलग योजना, प्रेमचंद जी की अलग योजना को भी यहाँ पर आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने अलग योजना के अंतर्गत भी प्रेमचंद जी ने पारिवारिक टूटन को दर्शाया है, लेकिन जिस पारिवारिक टूटन को प्रेमचंद जी दर्शा रहे हैं और जिस पारिवारिक बिखराव को मोहन राकेश दर्शा रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि प्रेमचंद जी की कहानी अलग योजना में जो पारिवारिक बिखराव हो रहा है, अलग योजना के अंतर्गत जो पारिवारिक बिखराव हो रहा है वो आपसी मन मुटाव के चलते और उसके पश्चात वो सब लोग एक भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो पारिवारिक बिखराव हो रहा है वो नारी सशक्तिकरण के चलते सामने आया है। और इसी के पश्चात जब कहानी का अंत भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई हैप्पी एंडिंग हो गई है, हैप्पी एंडिंग भी नहीं नज़र आ रही है, भोगा हुआ यथार्थ सामने नज़र आता है। और इसके पश्चात आप एक कंक्लूजन लिख दीजिए। अब बताइए कि किस प्रकार से निष्कर्ष में आप ये दर्शा सकते हैं कि ये प्रासंगिक है वर्तमान समय में। आज भी ऐसे कई परिवार नज़र आते हैं जो कि इन्हीं संकटों के चलते बिखरते हुए दिखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इस उत्तर को किस तरीके से अप्रोच करना है। कोई भी यदि डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।